गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कई बच्चों को डाउट आया है। वो डाउट मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर अपन एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू करेंगे। डाउट क्या है वो सुनना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने से पहले तुम्हें बेसिक जो है ट्राइंगल्स का वो पता होना चाहिए। देखो बेटा क्या है उसको अच्छे से समझना। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, देखो बेटा ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन एंगल जो है वो राइट एंगल तो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद में ये जो बेस है जिसपे ट्राइंगल टिका हुआ है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये होता है हाइपोटेनस। अब क्या होगा क्वेश्चन में, मान लो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरन थ्योरम है। क्या है? पाइथागोरन थ्योरम। पाइथागोरन थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मींस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर अगर अपन ऐड कर दें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे h हाइपोटेनस को डिनोट कर रहा है, p परपेंडिकुलर को डिनोट कर रहा है, b बेस को डिनोट कर रहा है। अब यहां से अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं, लेफ्ट साइड से अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो राइट साइड में क्या आएगा? राइट साइड में आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं रूट 5 की वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब मैं रूट 5 बताऊंगा तो उसमें रूट 2 भी आ जाएगा, रूट 3 भी आ जाएगा। दो मेथड बताऊंगा, तुम पे डिपेंड करता है तुम कौन सा मेथड करते हो। तुम्हें जो मेथड इजी लगे उससे कर लेना, ठीक है। बुक में जो मेथड है वो फर्स्ट मेथड होगा और मैं जो मेथड बताऊंगा वो सेकंड मेथड होगा। तुम्हें जो इजी लगे उससे कर लेना, ठीक है। यू आर नॉट बाउंडेड। देखो करना है क्या है, सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया कि हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मान लो मेरे को रूट 2 चाहिए। क्या चाहिए? रूट 2, ठीक है, रूट 2 चाहिए। मैंने तुम्हें क्या बताया? हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होती है। अब मान लो रूट 2 जो है उसको मैं लिख दूं 1 प्लस 1। क्या लिखा? 1 प्लस 1। तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। रूट 2 कैसे फाइंड आउट करूंगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो करना क्या है बेसिकली, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी। मान लो ये लाइन में 1 सेंटीमीटर की यहां से लेके इतनी मैंने 1 सेंटीमीटर की बनाई है, ठीक है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ये ही मैं इधर बना देता हूं, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर, तो ये दोनों मैंने पॉइंट ज्वाइन कर दिए। ये भी 1 सेंटीमीटर की है और ये भी 1 सेंटीमीटर की है। इसको नाम दिया मैंने, मान लो ये O पॉइंट है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ठीक है। और ये जो OA लाइन है इसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। कर दिया? O और B को ज्वाइन कर दो। ये कितनी थी? OA थी 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर, जो तुम अपने अकॉर्डिंग लेना चाहो दे सकते हो। ये है 1 सेंटीमीटर, अपन ने 1 सेंटीमीटर की बनाई है तो 1 सेंटीमीटर लिखो चाहे 1 यूनिट लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पे ये आ गई रूट 2 सेंटीमीटर, रूट 2 यूनिट। अब अपने को मान लो रूट 3 बनाना है। क्या बनाना है? रूट 3। इसके लिए ये रफ करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। रूट 3 कैसे आएगा? रूट 3 को देखो कैसे करोगे। रूट 3 की अगर वैल्यू की बात करूं मैं तो रूट 3 आएगा, रूट 3 क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस 2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस 2। अब 1 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 1 का स्क्वायर होगा। 2 किसका स्क्वायर होता है? 2 इज द स्क्वायर ऑफ रूट 2। 2 किसका स्क्वायर होता है? रूट 2। तो यहां अगर अपन देखें तो परपेंडिकुलर जो है वो होगा 1 सेंटीमीटर एंड बेस होगा रूट 2 सेंटीमीटर। तो यहां ये जो लाइन है, ठीक है, OB, ये पहले से रूट 2 सेंटीमीटर की है। कितनी है? रूट 2 सेंटीमीटर। तो यहां अपने को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मान लो मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री एंगल बना दिया मैंने यहाँ पे, और कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर यहां आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे ये पॉइंट लिया मैंने, इसको नाम दिया C। क्या नाम दिया? C पॉइंट। यहां तक क्लियर है?
करना क्या है, ये √2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब O और C को ज्वाइन कर दो, O और C को ज्वाइन कर दो, तो ये जो लाइन बनेगी ये होगी √3 सेंटीमीटर। कितनी होगी? √3 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? अब मान लो मेरे को √4 की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? √4 चाहिए। ठीक है, तो √4 के लिए क्या करोगे वो देखो अच्छे से। √4 के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं √4 के लिए अपन लिख सकते हैं 1 + 3। क्या लिख सकते हो? 1 + 3। तो 1 + 3, तो 1 is the square of 1 and 3 is the square of √3। 3 is the square of √3। 3 किसका स्क्वायर है? √3 का स्क्वायर है। तो यहां पे अगर देखूं तो परपेंडिकुलर बनेगा 1 सेंटीमीटर का, बेस बनेगा √3 सेंटीमीटर का। परपेंडिकुलर होगा 1 सेंटीमीटर, बेस होगा √3। √3 पहले से बना हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बना के तुम √4 लेके आ सकते हो। तो यहां अगर मैं 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर की बात करूं तो ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, और यहां से मैंने 1 सेंटीमीटर का आर्क यहां कट कर दिया। ठीक है, आर्क कट कर दो, सही लेंथ मेजर करके स्केल से बना दो। ये पॉइंट लिया मैंने D। क्या पॉइंट लिया? D पॉइंट लिया। अब D को O से ज्वाइन करो। D को किससे ज्वाइन किया? O से ज्वाइन कर दिया। ये है 1 सेंटीमीटर, ये होगा √4। क्या आ गया? √4 आ गया। ये जो एंगल्स है ये 90 डिग्री के ही होने चाहिए। हो सकता है मैंने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया हो, तुम्हें जब बनाओ तो प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाओगे। ठीक है, तुम प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाओगे। ठीक है, अब क्या करना है? अपने को चाहिए √5। क्या चाहिए? √5 चाहिए। तो √5 के लिए क्या लिखोगे? 1 + 4। क्या लिखोगे? 1 + 4। तो 1 + 4 इज द स्क्वायर ऑफ √4। ठीक है, 4 इज द स्क्वायर ऑफ √4। ठीक है, तो 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1 एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ √4। ठीक है, तो ये 1 तो हो जाएगा। क्या होगा? 1 बेस और 1 परपेंडिकुलर और √4 बेस होगा। तो यहां पे अपने को √5 बनाना है, तो ये √4 वाली जो लाइन है इसको बेस लेंगे और एक 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर बना देंगे। तो यहां पे ये जगह मान लो ऐसे लाइन जाएगी। ठीक है, ये इतनी मान लो, ये पॉइंट आ गया E। ये पॉइंट है E पॉइंट। इसको ज्वाइन कर दो किससे? O से। इसको ज्वाइन कर दो O से, तो ये आ गया √5। अब तुम्हें जो चाहिए वो बना सकते हो। ये भी एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। क्या चाहिए? मान लो मेरे को √2 की वैल्यू चाहिए, तो O पॉइंट पे कंपास रखना है और OB जितना ओपन करना है। O पॉइंट पे कंपास रखना है और OB जितना ओपन करना है और ऐसे एक आर्क कट करोगे तो यहां पॉइंट आ जाएगा B'। क्या आएगा? B'। तो OB' जो लेंथ होगी वो होगी √2। क्या होगी? √2। अब मान लो मेरे को √3 चाहिए, तो मैं O पे कंपास रखूंगा, O से जितना ओपन करूंगा और ऐसे आर्क कट करूंगा। ये पॉइंट मान लो यहां आया, इस पॉइंट को नेम दिया C'। तो OC' जो लाइन होगी वो होगी √3 सेंटीमीटर। √3 सेंटीमीटर या √3 यूनिट। अब मान लो मेरे को √4 चाहिए, तो O पे कंपास रखना है, OD जितना ओपन करना है और यहां से एक आर्क कट करना है। मान लो ये पॉइंट आ गया D'। क्या आ गया? D'। तो OD' जो है वो कितना होगा? √4 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या चाहिए था? √5 चाहिए, तो OE जितना ओपन करना है और यहां से एक आर्क कट करते हुए मान लो यहां पहुंच जाओगे तुम। ये पॉइंट है E'। ठीक है, OE' कितना होगा? √5। जो भी चाहिए अपने को यहां पे क्या चाहिए था? √5 चाहिए था। तो बाकी सारे में रब कर रहा हूं और सिर्फ अपन OE' ही रखेंगे। √3 चाहिए मान लो, एक बच्चे ने पूछा है कि √3 कैसे करेंगे, तो OC जो है ना, ये जो C' पॉइंट आया है OC', ये लाइन होगी √3 सेंटीमीटर की। ठीक है, अपने को चाहिए √5, तो ये मैंने बना दिया √5। बाकी सारे पॉइंट्स रब कर देते हैं, ओनली E' रखना है। तो OE' इक्वल टू √5 सेंटीमीटर। ये मेथड जो दिया हुआ है ये तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, इस मेथड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने जो मेथड बताया था वो क्या बताया था उसको समझ लो अच्छे से। ये रब कर दूं, थोड़ा सा टफ पड़ेगा ये। ठीक है, अब देखो करना क्या है, मैंने जो बताया था वो समझो। √5 को क्या लिख सकते हैं अपन, मैंने बताया भी है तुम्हें। √5 इक्वल टू 1 + 4। 1 + 4, तो यहां अगर देखें तो 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1 एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2।
1 इज द स्क्वायर ऑफ 1 एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। तो अगर इसको कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 यूनिट एंड बेस इक्वल टू 2 यूनिट। दोनों को कंपेयर किया तो परपेंडिकुलर आ रहा है 1 यूनिट और बेस आ रहा है 2 यूनिट। तो मैं क्या करूंगा, बेस बनाऊंगा 2 यूनिट। यहां मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है, और यहां पे ये 1 यूनिट और फिर ये 2 यूनिट, ठीक है। ये पॉइंट है O, ये मान लो मैंने लिया A। तो OA जो है वो कितने सेंटीमीटर की है या कितने यूनिट की है, 2 यूनिट, ठीक है। अब 2 यूनिट करने के बाद में अपने को क्या करना है, AB, यहां पे एक पॉइंट लेंगे B, ये AB है 1 यूनिट की, कितनी है 1 यूनिट, ठीक है। ये बेस हो गया या परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। O और A को ज्वाइन कर, O और B को ज्वाइन कर दो, ये OB हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 आ रहा है √5। तो ये जो लाइन बनेगी ये √5 यूनिट की होगी, कितनी होगी, √5 यूनिट। यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर तुम्हें √5 इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ करना है तो O पे कंपास रखोगे, OB जितना ओपन करोगे और ये वाला R कट कर दोगे, तो ये जो पॉइंट आएगा ये होगा B'। तो OB' की वैल्यू कितनी होगी, √5, क्या होगी, √5। ये होता है आंसर। अब तुम पे डिपेंड करता है तुम्हें पिछले वाला मेथड करना है, ये करना है। मेरे हिसाब से ये इजी है, ठीक है, और मैं तुम्हें वही मेथड बनाने की कोशिश करूंगा जो बुक के कंपेयर में भी इजी हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 कंटिन्यू करते हैं। यहां पे मैंने तुम्हें √2 भी बता दिया, √3 बता दिया, √4, √5, जो तुम्हें बनाना हो आराम से कर सकते हो। √5 इस मेथड से भी कर सकते हो एंड जो मेथड पहले बताया था उससे भी कर सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा है कि 1/17 जो है, 1/17 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। 1/17 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कितनी डिजिट्स के बाद में रिपीट होना स्टार्ट होगा ये बताना है, ठीक है। 1/17 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, वी हैव टू फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डिजिट द रिपीटेशन विल स्टार्ट, ठीक है। तो 1/17 है, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी। बेटा डिवाइड बहुत बड़ा जाएगा, ठीक है, मैं डिवाइड कर रहा हूं, यहां जो आंसर आएगा वो आंसर अपन यही लिखते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। 1/17 तो देखा जाए तो ये 1 है, ये 17 है। 1 डिवाइड होता है क्या 17 से, नहीं होता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाते ही मेरे पास अथॉरिटी है 0 लगाने की, ये लगा दिया 0। अब भी डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये लगाया मैंने 0। फिर डिवाइड नहीं हो रहा तो यहां 0 लगाएंगे, ठीक है। 100 डिवाइड बाय 17, 17 7 जा 17 5 जा 85 एंड 17 6 जा 102, तो 17 5 जा 85, 15 रिमाइंडर 0 पुट करेंगे 150, तो 17 8 जा होता है 136 एंड 17 9 जा 153, 17 8 जा होगा 136, माइनस किया 4 एंड 14 - 13 1, अब आ गया 140, वापस 8 जा ही आएगा, ठीक है। वापस देख लेते हैं एक बार, 15 एंड 0 17 8 जा 136, ठीक है। देन अगेन 8 जा 136, रिमाइंडर आया 4, अब 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो 17 2 जा 34, देन 6 रिमाइंडर एंड 0, 17 3 जा 51, 9 रिमाइंडर एंड 0, 17 5 जा 85, 5 रिमाइंडर यहां ऊपर कर रहा हूं, 5 रिमाइंडर एंड 0, 17 2 जा 34, 16 रिमाइंडर एंड 0, 17 9 जा 153, 7 रिमाइंडर एंड 0, 17 3 जा 51, 17 4 जा कर देते हैं 68, 2 रिमाइंडर एंड 0, 17 1 जा 17,
3 रिमाइंडर एंड 0, 17 1 जा 17, रिमाइंडर आएगा 3 13 देन 0। अब करो 130, 130 तो 17 7 जा होता है 119, ये 119, तो रिमाइंडर आएगा 1 2 -1 1 110। अब करेंगे 17 6 जा 102, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर देता हूं यहां से, यहां था 130, फिर 119, रिमाइंडर आया था 1 एंड 2 -1 1 0, देन 6 जा मैंने किया था 102, रिमाइंडर आया था 8 एंड 0। आगे करो 17 4 जा 68, रिमाइंडर 2 एंड 1 120, देन 17 7 जा 17 6 जा 102, माइनस किया 18 एंड 0। अब क्या होगा, रिमाइंडर ज्यादा आ रहा है तो 119 कर देते हैं, 7 जा 119, रिमाइंडर आया 1। अब देखो जैसे ही 1 आता है तो ये सारे नंबर्स वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहला अपना रिमाइंडर जो है ना वो क्या था, सबसे पहला नंबर क्या था 1 था ना, तो अब जो अगर मैं डिवाइड करना चाहूंगा तो डिवाइड होगा नहीं, 0 लगाना पड़ेगा तब भी नहीं होगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 0 लगाऊंगा तो वापस 5 टाइम्स में। तो देखा जाए तो ये जो डिजिट्स है ये वापस रिपीट होना स्टार्ट हो गए। देखो 0 5 8 8, आगे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये सारे डिजिट्स कंटिन्यू डिवाइड होना मतलब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये डिवाइड चाहो तो तुम 100 कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पे 0.058823529411767, ठीक है। अब डिजिट्स काउंट करो कितनी डिजिट्स के बाद में रिपीटिशन स्टार्ट हुआ। ये सारा डिवाइड चाहो तो 100 कर सकते हो, मैं रफ नहीं कर रहा, ठीक है। डिजिट्स काउंट करो कितनी डिजिट्स के बाद में रिपीटिशन स्टार्ट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी डिजिट के बाद में स्टार्ट हुआ 16 डिजिट। तो आंसर आएगा, ठीक है, यहां बीच में लिख रहा हूं मैं आंसर, डिवाइड नीचे 100 कर देना अगर करना चाहो तो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर बार लगा दो, बार लगाने का मतलब है कि ये डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही है। रिपीटिशन विल स्टार्ट आफ्टर 16 डिजिट्स। रिपीटिशन जो है वो 16 डिजिट्स के बाद में स्टार्ट होगा। ये तुम डिवाइड करके 100 कर सकते हो, सारा डिवाइड मैंने तुम्हें बताया है, आराम से इस डिवाइड को देखो, जो आंसर है उसको देखो, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है, डिवाइड करना जो है वो छोटी क्लास से तुम सीखते आ रहे हो, डिवाइड करना आना चाहिए। अगर डिवाइड करना आ रहा है तो तुम आराम से कर पाओगे, ठीक है। और टेबल्स आनी चाहिए, टेबल्स नहीं आएगी तब भी प्रॉब्लम होगी। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। रिपीटिशन विल स्टार्ट आफ्टर 16 डिजिट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि अपन जो रेशनल नंबर लिखते हैं ना, जैसे p/q, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये p/q जो है रेशनल नंबर, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग तुम्हें पढ़ाया था, उस टाइम मैंने कंडीशन नहीं बताई थी तुम्हें कि टर्मिनेटिंग होगा तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग हो तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो मैंने पहले रेशनल नंबर की तुम्हें 3 कंडीशन बताई थी। क्या कंडीशन बताई थी, फर्स्ट कंडीशन थी p/q फॉर्म में होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन थी q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन मैंने तुम्हें बताई थी p और q दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। p एंड q हैव नॉट एनी कॉमन फैक्टर, p और q का क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर है। अब p/q जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, क्या हो, टर्मिनेटिंग, उसके लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए क्या करोगे, q के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। q के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे करते हैं वो बता देता हूं, किसी को याद हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। मान लो q आ गया 156, ठीक है, q है 156, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 78, फिर 2 से डिवाइड किया तो आएगा 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 13 एंड 1। ये जो है
इनको बोलते हैं फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो Q के करने पड़ेंगे अपने को फैक्टर्स। Q के फैक्टर्स में ओनली 2 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए फैक्टर्स में? Q जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, और फैक्टर्स में क्या होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए। 2 कितने भी टाइम हो सकता है, 5 कितने भी टाइम हो सकता है। तो यहां जो मैंने 156 के फैक्टर किए, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, इनके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहां पे देखो फैक्टर्स में 3 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 156 हो, कोई भी ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 156 हो, तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा नॉन टर्मिनेटिंग? क्योंकि उसके फैक्टर्स, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 3 और 13 भी आ रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब ये चीज मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूं। क्या बताया मैंने? Q जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। फैक्टर्स में अगर 2 और 5 आए सिर्फ, ठीक है, 2 कितने भी टाइम हो सकता है, मींस 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, और 5 जो है उसकी भी पावर कुछ भी हो सकती है। मतलब 2 कितने भी, 2 पावर m का मतलब है 2m टाइम्स है, 5 पावर n का मतलब है 5n टाइम्स है, ठीक है। तो 2 कितने भी टाइम्स हो और 5 कितने भी टाइम्स हो, होना क्या चाहिए? 2 और 5 नहीं होना चाहिए। इन दोनों के अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये अपन थ्योरी में लिख देते हैं। In rational number, P by Q, where Q is not equal to 0 for terminating decimal, the factors of denominator Q will be in the form of 2 power m multiply 5 power m। ये इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स होने चाहिए। ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशन, और अपन ने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, वो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग किया था, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड 3 इरेशनल नंबर। 3 इरेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। कहा क्या है? पूरा क्वेश्चन बता देता हूं। फाइंड 3 नॉन रिक्वायरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। 3 ऐसे नंबर बताने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। नॉन रिक्वायरिंग का मतलब है नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स बताने हैं। तो देखो बेटा, इसका मतलब हो गया कि अपनो इरेशनल नंबर बताने हैं 3। अपनी मर्जी से कोई से भी बता सकते हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें। √2 की वैल्यू होती है 1.414। इतना याद रख लो तो बहुत है। आगे क्या है? डॉट 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 लगा दो, ठीक है। फिर है √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसके आगे डॉट 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 लगा दो। आगे वाली वैल्यू लर्न करना जरूरी नहीं है, 3 डिजिट्स तक याद तो बहुत है। फिर √5 की वैल्यू होती है 2.236। इसके आगे भी डॉट डॉट लगाना है। तो ये सारे तीनों क्या है? इरेशनल नंबर। कंडीशन क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये है तीनों इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने तुम्हें बता दिया, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 3 irrational number between 5/7 and 9/11। फाइंड 3 irrational number between irrational number बताने। irrational number कौन से होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है। वो नंबर्स क्या होंगे? irrational number होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखो करना क्या है। पहले 5/7 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर 9/11 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जो भी आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है तो नॉन रिपीटिंग सही, अगर रिपीटिंग होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 5/7 डिवाइड करके फाइंड आउट करेंगे। 7 से डिवाइड किया,
डिवाइड नहीं होता तो 0 लगाएंगे। 0.77 जा 49, फिर 1 0 डिवाइड हो रहा है 1 टाइम 7, 3 रिमाइंडर 0, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर 0, 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर 0, 7 8 जा 56, देन 4 रिमाइंडर एंड 0, 7 5 जा 35, देन 5 रिमाइंडर एंड 0, 7 7 जा 49। देखो रिपीट होना स्टार्ट हो गया। 0.714285, देन 7 वापस आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.714285। इसके ऊपर लगा देंगे बार। क्या किया 0.714285 बार। ये कैसे आया वो मैंने डिवाइड करके फाइंड आउट किया। अब बात करते हैं किसकी 9/11 की। इसकी बात कर रहा हूं 9/11। ये डिवाइड शो करने की जरूरत नहीं है। 9/11 की अगर बात करूं तो 9 को डिवाइड करना है 11 से। 9 डिवाइड बाई 11 तो 11 9 जो 11 से डिवाइड नहीं हो तो 0 पुट करेंगे, 8 टाइम्स में आएगा 88, फिर रिमाइंडर 2 एंड 0, 11 1 जा 11, वापस 9 एंड 0, 11 8 जा 88, रिपीट हो रहा है 81 81 81 कंटिन्यूसली। तो यहां पे क्या होगा 0.81 बार, 0.81 बार। 5/7 की वैल्यू आई 0.714285 बार एंड 9/11 की वैल्यू आई 0.81 बार। इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर बताने, ठीक है। तो अपनी मर्जी से इन दोनों के बीच में ही होने चाहिए। तो कंडीशन क्या है देखो यहाँ पे क्या है 714285, इससे बड़ा होना चाहिए। तो मैं 715 भी कर देता हूं तो बड़ा हो जाएगा, 716 कर देता हूं तो बड़ा हो जाएगा, 718 कर देता हूं तो बड़ा हो जाएगा, और 80 0.80 कर दूं तो इससे छोटा हो जाएगा। इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अभी समझ में आ जाएगा। देखो बेटा फर्स्ट नंबर मान लो मैंने लिख दिया 0.72315112, ठीक है। ऐसे आगे चल रहा है। देखो टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अगर मैं देखूं तो ये इससे बड़ा है, 714 से बड़ा है क्योंकि 72 आ गया। यहाँ पे क्या है 71 में बड़ा है। सेकंड नंबर अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख दो, कोई जरूरी नहीं है मैंने जो बताया वही लिखो। सेकंड नंबर क्या होगा देखो, कर दूं। अब करते हैं 0.71169312। ऐसे लिखा मैंने, कोई मेथड नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। कंडीशन ये इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। थर्ड नंबर में करता हूं इसके अकॉर्डिंग। तो 81 0.8181 से छोटा तो क्या लिखूं 0.805612, ये आ गया। तो थर्ड नंबर ये हो जाएगा। अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख सकते हो। ये जो रिपीटिशन है ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। इनको कन्वर्ट करना है पहले किसमें डेसिमल फॉर्म में। 5/7 क्या था रेशनल नंबर था, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। 9/11 को भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने। अपनी मर्जी से कोई से भी कर सकते हो, जो मैंने लिखे हैं वही लिखो, कंपलसरी नहीं है, पर एक तुम्हें मेथड बताया कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली क्या है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनके बारे में बताना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। फर्स्ट है √23, ठीक है। सेकंड है √225, थर्ड है 0.3796, फोर्थ है, चलो फोर्थ बाद में लिखेंगे। सबसे पहले √23 की बात करें तो √23 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 23 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। या फिर मैंने एक कंडीशन और बताई थी, रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हो, रूट के अंदर क्या हो प्राइम नंबर, तो वो क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। तो यहां लिखेंगे 23 इज ए प्राइम नंबर, सो √23 is irrational number. √23 is irrational number. √23 प्राइम नंबर है इसलिए √23 क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब √225
जो 225 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आएगा 15। क्या आएगा? 15 आएगा। ठीक है, तो 15 क्या है? रेशनल है या इरेशनल? रेशनल नंबर। हियर 15 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। यहां देखो 0.3796 टर्मिनेट ही हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है ये तो। ठीक है, तो टर्मिनेट हो गया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? रेशनल नंबर। 0.3796 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। So it is a rational number। यहां तक क्लियर है? फर्स्ट वाला मैंने बताया √23। √23 में 23 जो है वो प्राइम नंबर है, इसलिए √23 इरेशनल होगा। √225 आंसर होता है 15। 15 खुद रेशनल नंबर है। 0.3796 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ की। ठीक है, 9th क्वेश्चन का फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ है 7.4 है 7.478478 ठीक है, तो यहां देखा जाए ये जो नंबर है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीट हो रहा है, देखो 478 बार बार रिपीट हो रहा है। 478 रिपीट। आराम से देखो बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। कंडीशन बता रखी है मैंने सारा, जब तुम्हें बेसिक बताया था तब बताया था सारा। रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो तो वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। फिफ्थ दिया हुआ है इसका, फिफ्थ में है 1.1 01 001 0001 एंड सो ऑन। यहां देखा जाए तो रिपीट तो हो रहे हैं नंबर्स, पर ये पर्टिकुलर सीरीज जो है वो फॉलो नहीं हो रही, पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। जैसे 1 है तो 1 1 1 1 ही आना चाहिए, अगर 0 1 हो तो 0 1 0 1 0 1 0 1 ही आना चाहिए, तो पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो इसको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब जो एक स्टार्टिंग में मैंने जो क्वेश्चन बताया था, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें मेरे हिसाब से डाउट क्लियर हो गया होगा। ये जो क्वेश्चन बताए हैं ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, इनको भी आराम से सोल्व कर लेना। ठीक है, और जो भी बने कंप्लीट जो वर्क किया है इसको नोट कर लेना। कोई भी डाउट हो तो तुम डाउट सेंड कर सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 1.4 करेंगे।